So the first is Article 14, that is right to equality. आर्टिकल 14 से 18 तक रादर सारे राइट्स राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 5 आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, ऑल दीज आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। ठीक, इक्वालिटी इन विच मैनर वो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस किस डोमेन में इक्वालिटी की बात हो रही है, जॉब्स, रिजर्वेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, एवरीथिंग। ओके, तो आर्टिकल 14 टू 18। नाउ सी, पहले हम 14 समझते हैं क्या है। आर्टिकल 14 बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई। नाउ टू स्टॉप यू हियर, स्टॉप माय, yes Sitikant, you are right, Supreme Court has said that. Now state shall not deny to any person the right to, अब जहां पे shall not deny है तो ये negatively worded fundamental right है या positively worded? Negatively worded. State shall not deny what? Two very important clause here, और बस ये समझ गए तो तुम्हें right to equality पूरा समझ आ जाएगा। First is equality before law and second is equal protection of law. दोनों टर्म्स बहुत डिफरेंट हैं, दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर दे स्पीकिंग और टॉकिंग अबाउट। पहली बात, इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, सो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। And equal protection of law comes from an American origin. We have adopted it from the US Constitution. So this second part is American. So again you see the blend of the constitution makers. The blend is there. ऐसा नहीं है right to equality भी हमने कहीं एक का ही उठा लिया। Right to equality सब कंट्रीज में कैसा है उसको स्टडी किया और फिर अपने कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। नाउ एक चीज और देखना, यहाँ पे ये जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14, ये एनी पर्सन लिखता है, तो क्या ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है? मतलब अंडरस्टैंड द नुआंसेस, समझ रहे हो? नो, सो इट इज नॉट जस्ट फॉर सिटीजन्स। अगर आप किसी फॉरेनर के साथ, कोई फॉरेनर यहाँ पर आए, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए, वो किसी को किडनैप कर ले, कुछ भी हो जाए, he or she shall be treated equal before law. So foreigners भी, लेकिन foreigners में कौन से foreigners को हम हटा देते हैं? सिर्फ enemy aliens को। enemy aliens कौन होते हैं? जिनके साथ war चल रहा होता है या bad relations होते हैं, ठीक है, उनको हम enemy aliens बोलते हैं। ओके, जैसे war चल रहा है या you have bad relation, you recently had the उरी और पुलवामा, पाकिस्तान से कोई आया हुआ है, तो ऐसा होगा ही कि उसको शक की नजरों से देखा जाएगा, है ना। तो उस केस में फिर हम उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं, नॉट इक्वल लाइक अदर्स। ओके, ऑलराइट। So equality before law, let's understand this. Everybody is equal before the law. Now when I say everybody is equal, be it a king or a beggar, चाहे अंबानी की बात हो रही है या चाहे किसी भिखारी की बात हो रही है, the both have to be treated equal in the eyes of law, right? Now see, this negatively worded concept means absence of privileges enjoyed by a particular individual in the eyes of law, that is all persons irrespective of their rank, है ना, कि कोई भी रैंक है या कोई भी पोजीशन है, नॉट ऑपोजिशन बट पोजीशन, आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अंबानी ने किसी का मर्डर किया है या किसी भिखारी ने किया है, तो दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी, दोनों को सेम तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है।
समझ आया इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शंस ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल कि मैम अगर प्रेसिडेंट ने कोई मर्डर किया है, प्रेसिडेंट को कोई मतलब इंडिया के वो प्रेसिडेंट है तो उनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी। सो देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। पहला, President and governor are not answerable to the court of law for the discharge of official purpose. Any decision that the two takes, president सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर स्टेट पे, जो भी काम वो करते हैं ऑफिस का, वो किसी बिल को यस करते हैं, नो करते हैं, एनीथिंग, दे आर नॉट आंसरेबल। आप उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि आपने इस बिल पे साइन क्यों किया या क्यों नहीं किया। ओके, दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। वो हक उनको उनके पोस्ट से, उनकी ऑफिस से उनको मिलता है, एंड इट इज एब्सोल्युटली देयर डिस्क्रिशन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर वे। सेकंड, if someone is president or governor and he or she commits a crime, then no criminal proceedings can be initiated. जब तक वो एक प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ओके, नाउ उस केस में हम क्या करेंगे? फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती तो व्हाट विल वी डू? पहले या तो उनको इम्पीच करो उनके ऑफिस से, और उसके जब इम्पीचमेंट हो जाएगा, अब वो नहीं रहे प्रेसिडेंट, फिर अब यू कैन स्टार्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और हर। एंड अगर सिविल केस की बात है, कोई सिविल प्रोसीडिंग है, दैट इन दैट केस it can be initiated against them before the you have to give a 2 months of notice that so and so query has arisen and a civil case has been built up और आपके खिलाफ ऐसा ऐसा है, तो पहले उनको 2 महीने का नोटिस भेजा जाएगा। ये नहीं कि सीधा बस स्टार्ट हो जाएगा। किस केस में? विद द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। ओके, only these are the exceptions for the equality before law. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Nothing, ma'am. I was just about to say rule of law related to equality before law. You just shown the presentation, that is the next right? slide. Yeah, that is the next slide. अब हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, है ना? अभी हमने जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ हम ये पढ़ ही रहे हैं। सो लेट अस come to this concept of rule of law. Now rule of law, again, it was given by A.V. Dicey and from the British origin, and it has been included in right to equality. इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। रूल ऑफ लॉ मतलब किसका रूल चलेगा? लॉ का रूल चलेगा। किसी इंसान का या किसी की विम्स और फैंसीज का रूल नहीं होने वाला है। A law will be made and that law will be supreme. Nothing can go against it. ठीक, अब इसको समझते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। Try and understand that. In the previous ancient times, in the medieval times, क्या होता था? If you haven't read history, I'll just brief you. What was the historical procedures? कौन न्याय करता था? किंग करता था। ठीक है, एंशियंट टाइम्स में हमने देखा है राजा जो होते थे वो ही न्यायाधीश होते थे, राजा ही जज होते थे। गांव में कहीं चोरी हुई है, कहीं पे कुछ भी हुआ है स्टेट में, सो यू वुड गो टू द किंग एंड द किंग वुड डिसाइड। medieval times में भी we have seen the role of church being very active. उस केस में किंग ने क्या किया? पोप को कंसल्ट करना शुरू कर दिया कि पोप बताएंगे इसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, बाइबल क्या बोलता है, और इस तरह से फिर अल्टीमेटली किंग इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन वो किंग होते होते, क्योंकि अगर कोई एक बंदा डिसीजन ले रहा है, वन पर्सन इज डूइंग द जस्टिस, तो वो फिर डेमोक्रेसी नहीं हुई, वो जस्टिस नहीं हुआ, है ना?
सो वी हैव मूव्ड टू द मॉडर्न टाइम्स नाउ, और अब हम किस पे बिलीव करते हैं? किंग पे नहीं, बल्कि लॉ पे। कैसे लॉ पे? अ लॉ दैट कम्स फ्रॉम आफ्टर अ लॉट ऑफ deliberations happening in the houses और among the constitution makers ने भी जब ये बनाया, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ ही है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। तो ऐसा नहीं है ना एक बंदे ने बना दिया, बहुत सारे लोगों ने बनाया, उन्होंने डेलिबरेट किया, सोचा समझा, तब जाके हमारे सामने ये लॉ आया है। तो वी हैव टू पुट फेथ इन द लॉ दैट इज नाउ प्रेजेंट बिफोर अस। So the king has taken a back seat now, the ruler, right, the PM, they have taken a back seat now, and whose law is supreme? What is more important? It is the law. Clear है rule of law concept? समझ आया? Yes guys. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what does this line means that it has been incorporated in right to equality? इसका मतलब है जैसे राइट टू इक्वालिटी में आप क्या बोलते हो? एवरीबडी इज इक्वल बिफोर और एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो आप जो डिसीजन ले रहे हो इक्वालिटी एंड इक्वालिटी का, वो किसके अकॉर्डिंग ले रहे हो? कोई बंदा ले रहा है या लॉ ले रहा है? इट इज द लॉ। आप लॉ के अकॉर्डिंग, देयर इज अ रूल बुक दैट यू विल फॉलो। तो रूल यहाँ पर भी राइट टू इक्वालिटी में आप लॉ को ही सुप्रीमेसी दे रहे हो। लॉ इज सुप्रीम। तो रूल ऑफ लॉ इज ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली देयर इन राइट टू इक्वालिटी। अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करते, फिर उस केस में तो आप किंग यानी कि अंबानी को, या फिर फॉर दैट मैटर अगर पीएम ने कुछ किया है तो पीएम को स्पेशल ट्रीटमेंट देते। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो बोथ आर इक्वल। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ आपने यूज किया है ना राइट टू इक्वालिटी में। नो नो तान्या, पीएम नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट। Whoever was asking about the incorporation, is it clear? Yes, ma'am. Okay. All right. So these are the features of rule of law. देखना 3 important features हैं जो बहुत justified हैं, जिनको पढ़ के ही समझ आता है कि हाँ rule of law यही define करेंगे। So no man shall be punished or made to suffer without the violation of law. Or such violation should have been established in the ordinary court of law. All persons should be tried in the same court of law without any discrimination. अब ये नहीं होगा कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन कलर को लेकर रहता था या सेक्स को लेके हो सकता है कि फीमेल के लिए अलग कोर्ट है, मेल के लिए अलग कोर्ट है, ये ब्लैक्स का कोर्ट है, ये वाइट्स का कोर्ट है, ये पुअर का कोर्ट है, ये रिच। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कोर्ट ऑफ लॉ सबके लिए सेम है एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। मॉडिफिकेशन कैसे? मॉडिफिकेशन ऐसे है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है और अपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सो इट सेज all the laws passed by the legislature must be consistent with the provisions of the constitution. Then the second part, the second clause of the fundamental right of to equality was equal protection of law, जिसमें हमने बोला था it is taken from America, है ना। अब इसको समझते हैं how is it different और what does it talks about. Equal protection of law, इसको बहुत आसानी से ध्यान से समझना। सपोज करो पेरेंट्स हैं और उनके 3 बच्चे हैं ABC, ठीक है, या अपने केस में भी अपने अपने इंडिविजुअल केसेस में ध्यान से समझ सकते हो। अब तीनों जो बच्चे हैं, A स्कोर्स 95%, B स्कोर्स 90% और जो सबसे छोटा बच्चा है वो सबसे ज्यादा नालायक है, उसको 40% ही मिलता है बस स्कूल में। ठीक, एक को 95 मिल रहा है, एक को 90 मिल रहा है। अब आप ये बताओ पेरेंट के लिए
तो तीनों ही बच्चे बराबर हैं, वो तीनों को ही इक्वल प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी के मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स उसे कम प्यार करते हैं। ओके, एनीवेज जोक्स अपार्ट, तीनों को ही इक्वल केयर करते हैं। लेकिन वो ये तो चाह सकते हैं ना कि जो कम परफॉर्म कर रहा है मैं उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करूं। तो तीनों को अच्छा परफॉर्म कराने के लिए क्या तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा या अनइक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? क्या तीनों को ही ट्यूशन लगाई जाए या जिसको जरूरत है उसी को लगाई जाए? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू। जिसको नेसेसिटी है उसी को। द वन हु नीड्स, है ना, जिसको जरूरत है। बहुत बढ़िया। यहाँ से आज आपके बहुत सारे जो रिजर्वेशन को लेके शिकायत रहती है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जिसको जरूरत है सी चाइल्ड को, उसको अच्छे से अच्छा ट्यूशन प्रोवाइड किया जाए। भले ही ए और बी को ट्यूशन ना भी मिले भी तो थोड़ा बहुत जो ध्यान दे वो भी चलेगा, लेकिन सी को सच में कोई बहुत मेहनती ट्यूशन की जरूरत होगी, टीचर जो उस पर ध्यान दे सकता है। राइट, यही होता है रिजर्वेशन में। सोसाइटी का कॉम्पोजिशन कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ बहुत केपेबल होते हैं, कुछ को जरूरत होती है अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की। कई बार जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ हिस्टोरिकल इनडिफरेंसेस, कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की वजह से होती है। अब इसका कोई एक्सप्लेनेशन या लड़ाई नहीं हो सकती है कि मैम ST SC या OBC को ही क्यों दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं। हिस्ट्री ऐसा रहा है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, तो तब उसको ध्यान में रखते हुए जिसको जरूरत थी रिजर्वेशन की उसको दी गई। हाँ, ये पॉइंट आप रख सकते हो कि मैम जिस लाइंस पे जब रिजर्वेशन दी गई थी तब से और अब 7-8 डिकेड्स में सोशल कॉम्पोजिशन में काफी चेंज आया है एंड वी नीड टू चेंज द बेसिस। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव नहीं है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ, वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ लिया गया है। ठीक, so it is a positive concept which has been taken from the American Constitution that equals को ही equal treat करना चाहिए। समझ रहे हो, जो equal हैं उनको ही equal treat करना चाहिए, unequals should be treated unequally। जो अनइक्वल हैं अगर उनको इक्वल ट्रीटमेंट दोगे तो वो हमेशा ही अनइक्वल रहेंगे ना, उनका गैप फिर कम कहाँ होगा। उनका गैप अगर कम करना है तो अनइक्वल्स को भी हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारतीय द बेसिस, ये आप आर्टिकल 15 में डिटेल में पढ़ोगे। सेक्स, कास्ट, कलर, रिलीजन, ये बेसिस हैं जिन पे डिस्क्रिमिनेशन देखना। Now if someone asks you about Article 14, can you explain Article 14 very clearly? Article 14 has two important legs. One is equality before law, the other is equal protection of law. And I hope कि अब सबको क्लियर है, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो।